एवरीवन, आज हम रिवाइज करने वाले हैं वर्क एनर्जी पार्ट। तो सबसे पहले वर्क डन क्या है। वर्क डन में हमारे पास दो कंडीशंस हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा तो इट मींस वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क डन में दो एसेंशियल कंडीशंस हम करते हैं कि फोर्स होनी चाहिए और फोर्स के साथ जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होनी चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमने उसको फोर्स लगाई, फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर गया अपनी पोजीशन से, तो मींस फोर्स भी है, अप्लाइड फोर्स, और बॉडी उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हुई है, तो मींस दोनों चीजें आ गई, तो होगा वर्क डन। तो वर्क इज सेड टू बी डन when the force applied on a body makes the body move। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स हैं, क्लियर है, जिन पे वर्क डन डिपेंड करेगा। सबसे पहले आ गया फोर्स और दूसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है तो वर्क डन को इसी का प्रोडक्ट बोला जाता है, फोर्स और साथ में डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मींस इनिशियली हम सिर्फ यही डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट उसी लाइन में डिस्प्लेस होगा जिस लाइन पे हमने फोर्स अप्लाई की है, तो वर्क डन को जनरली हम क्या बोल सकते हैं, F इंटू एस। बट कब, जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है। Next, when a constant force displaces a body from position A to B along its own direction, then work done is F into S same। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी एब्सेंट है, मतलब या फोर्स नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मीन्स वर्क डन के लिए दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो वर्क डन में अगर S जीरो है, हमने वॉल को पुश किया बट वॉल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुई, बट स्टिल वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स तो है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो है। तो यहां पे हमारे पास हम वर्क डन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के साथ। मीन्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कार है, हमने उसको फोर्स लगाई, कार या कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन होगा। वर्क डन कैसे होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास वी कैन डिटर्मिन वर्क डन बाय फोर्स बाय डिटर्मिनिंग। पहला केस है आप कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हो, केस 2 है आप कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो दोनों के कंपोनेंट्स निकाल के हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे, तो यहां पे हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास एक ब्लॉक है, पोजीशन ए पे है, हमने उसको इंक्लाइन प्लेन पे पोजीशन ए से सी पे लेके जाना है। तो मींस नेट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होने वाली है, ए से सी तक होने वाली है। कितनी होगी, एस होगी। हमने फोर्स लगाई, बॉडी कहां से कहां जाने वाली है, ए से सी। फोर्स क्लियर है बट डिस्प्लेसमेंट कहां लग रही है, इंक्लाइंड प्लेन पे लग रही है। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में +1 में हमारे पास आता है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक्स वाई प्लेन में एंगल थीटा बनाती है, ईदर विद एक्स एक्सिस और विद वाई एक्सिस, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो। अभी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमने बोला नेक्स्ट केस में हम क्या लेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो बेसिकली कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो, वो एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रही हो, तो हमने देखना है एंगल थीटा किसके साथ बन रहा है। यहां एंगल थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये कंपोनेंट हमारे पास हो जाता है s cos थीटा, जो कि थीटा वाला कंपोनेंट होगा। जो बिना थीटा वाला होगा उसको हम बोलते हैं s sin थीटा। कैसे लेते हैं, सेम वही पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लिया है हमारे पास, पाइथागोरस लगी है, तो अगर ये कंपोनेंट s sin थीटा है तो पैरेलली ये भी s sin थीटा होगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो तो हाइपोटेन्यूज s स्क्वायर ही आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं जो थीटा वाला कंपोनेंट है, थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट होगा, बिना थीटा वाला साइन होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास, अगर s इस तरफ लग रहा है तो ये जो थीटा एक्स एक्सिस है ये s cos थीटा एक्ट करेगा, और ये वाली साइड हमारे पास s sin थीटा एक्ट करेगी। बट इस केस में हम पूरा cos थीटा निकाल के दिखाते हैं। तो cos थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर इस ट्राइंगल में हम cos थीटा लगाएं, वो आएगा, ये रहा बेस,
और ये रहा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो 90 बन रहा है, 90 वाली साइड परपेंडिकुलर एक्ट करती है, जिसपे 90 और थीटा दोनों है वो बेस एक्ट करेगा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहां क्या आ जाएगा, cos थीटा विल बी AB अपॉन S। तो AB क्या होगा, S cos थीटा, तो AB हो जाएगा S cos थीटा। तो अगर मैं फोर्स इधर लगा रही हूं तो हम डिस्प्लेसमेंट अभी पीछे पढ़ के आए, कौन सी डायरेक्शन वाली लेते हैं, सेम डायरेक्शन वाली। जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है हम उसी को कंसिडर करेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास AB है, तो F इंटू AB। अब cos थीटा लगाया तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, S cos थीटा, आई S cos थीटा। तो जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो वर्क डन बन जाता है F इंटू S cos थीटा, मीन्स F इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स की डायरेक्शन तो यही थी, उसके केस में हमने डिस्प्लेसमेंट भी यही लेनी थी। अब डिस्प्लेसमेंट हो तो इस तरफ रही थी, तो हमें इस डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट लेना था जो कि होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कंपोनेंट निकालने के लिए हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है कि थीटा इधर बन रहा है तो ये कंपोनेंट तो S cos थीटा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इधर लग रही है, अब यही वाला कंपोनेंट चाहिए हमें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए तो Fs cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली केस 2, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट सेम है। अब अगर फोर्स ऐसे हवा में है, मेकिंग एंगल थीटा, इधर विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमने तो cos थीटा वाला लेना है, थीटा वाला लेना है, तो यहां क्या होगा हमारे पास, ये वाला हो गया F cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। तो सिमिलरली अब यहां पे फोर्स है, फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, फोर्स हमारे पास F लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, ये वाली है। अब F का कंपोनेंट लेंगे, तो कंपोनेंट के लिए हमने बोला अगर ये थीटा है तो हमारे पास, अगर ये थीटा है तो अगर ये F है, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं कि हमारे पास ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया, फिर से इन ट्रायंगल PAN लिया, cos थीटा आ जाएगा बेस, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है, F cos थीटा, मतलब cos थीटा किसके साथ अटैच्ड है, F के साथ। हमने इसमें किया क्या, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही थी, तो हमें फोर्स का वही कंपोनेंट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। यहां हमें डिस्प्लेसमेंट का वही कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स की डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंपोनेंट किसका लिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। यहां कंपोनेंट किसका लिया जा रहा है, फोर्स का। मतलब फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, F cos थीटा आ गया। तो ये कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज F cos थीटा। फिर से वर्क डन लगाएंगे, तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट तो ये S थी, इसी की डायरेक्शन की फोर्स लेनी थी, तो हमने वैल्यू पुट की तो वो आ गई F cos थीटा। तो सेम लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली फॉर्मूला तो वही आ रहा है, F S cos थीटा। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास अगर एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको हम +1 में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर एक वेक्टर आता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वर्क डन आ रहा है वो वर्क डन क्या है, स्केलर है। तो इस केस में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसके जो दो फॉर्मूले हैं वो हैं A डॉट B, ऐसे लेते हैं हम, विच इज AB cos थीटा। मतलब दो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेंगे, आंसर क्या आएगा, वर्क डन विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जनरलाइज करके हम लिखते हैं AB cos थीटा, तो यहां आ जाएगा FS cos थीटा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने लेके इसको जनरलाइज कर लिया कि जो हम पीछे बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्यों हम वही लेंगे, क्यों हम वही डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है,
क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। अब कौन सा एंगल, तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो गया एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा, थीटा कौन सा एंगल होता है जो इसके साथ दो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं उनका, तो थीटा एफ और एस के बीच में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बनेगा वो हमें बताएगा वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की बेसिस पे हम वर्क डन डिफाइन करेंगे कि कैसा वर्क डन है। तीन तरह के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो वो कहां से आते हैं ये थीटा डिसाइड करता है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्स पे तो वर्क डन डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा। अब मॉडिफाई करके हमने तीसरी चीज क्या बोल दी कि दोनों के एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले फोर्स पीछे पड़ा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पड़ा, ठीक है, थीटा भी हमने जनरलाइज कर लिया कि थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वही जो मैंने बोले, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, स्केलर, विच इज डॉट प्रोडक्ट। तो एफ एस इसको कॉस थीटा बोलते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे आंसर पीछे किया टाउ, तो वो हमारे पास फोर्थ चैप्टर में टॉक था। टॉक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें जो एंगल आता है वो साइन थीटा आता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं साइन थीटा विद डायरेक्शन। यहां पे हमारे पास हम डायरेक्शन भी लेते हैं, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है आर एफ साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल केसेस, फिर से वही तीन टाइप्स आ गए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। सिंपल सा डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा कॉस जीरो होता है +1 और कॉस 180 होता है -1, क्योंकि कॉस के सारे ऑड पाई मल्टीपल्स नेगेटिव आंसर देते हैं और कॉस के सारे इवन पाई मल्टीपल्स हमें पॉजिटिव आंसर देते हैं। ऐसे किया है। तो हमारे पास 1 पाई मींस 180 कितना है, -1 है। नेक्स्ट कॉस 90 हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। तो कॉस 0 इनिशियली, अगर एंगल थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर 180 है तो वर्क डन नेगेटिव, अगर 90 है तो वर्क डन 0। तो ये वैल्यूज डिसाइड कर रही हैं कि वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, पॉजिटिव वर्क डन है। तो व्हेन एफ एंड एस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन ले ली, थीटा 0 ले लिया, एफ एस कॉस 0 पुट किया, पॉजिटिव वर्क डन आ गया। एग्जाम्पल्स, अब हमने कोई बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी, फ्री फॉल करवाया। फ्री फॉल मींस कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है और कोई फोर्स हमारे पास नहीं है। तो मींस यहां पे बॉडी भी नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी भी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, फोर्स, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, थीटा वहां क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री हो जाएगा। मींस कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ कूली इन रेजिंग द लोड। अब हम कोई भी चीज उठा रहे हैं, अगर हम उठा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इस डायरेक्शन में, तो मींस पॉजिटिव वर्क डन। बट यही चीज, सपोज हमने एक बॉल ली, बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो वो बॉल ऊपर को गई है, अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हुई है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। वहीं पे ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। तो एक ही केस में कौन सी फोर्स का वर्क डन काउंट किया जा रहा है वो डिसाइड करेगा। तो यहां वर्क डन बाय द ग्रेविटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे को लग रही है, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 180 हो गया। तो यहां पॉजिटिव वर्क डन जब थीटा कितना है, 0 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास 0 वर्क डन जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल 90 है वो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन जो कूली कर रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कूली हमारे पास यहाँ पे कोई लोड सिर पे कैरी करके इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो ग्रेविटी जो वर्क डन कर रही है, फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90। जहां जहां एंगल 90 वहां वहां वर्क डन 0। अगर हम कोई स्ट्रिंग के साथ स्टोन टाई करते हैं, उसको सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो यहां जो वर्क डन है बाय अ बॉडी विच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो टुवर्ड्स दी सेंटर हमने कौन सी फोर्स की है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना बना रही है 90। तो जब थीटा 90 हो गया, वर्क डन कितना हो जाएगा एफ एस कॉस 90, वो हमारे पास क्या है 0 है। तो वर्क डन यहां कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 वर्क डन कैसे हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो या थीटा 90 हो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी हमारे पास वर्क डन 0 है, ये पी वाई क्यू भी है, और अगर थीटा 90 है तो भी हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस 3, नेगेटिव वर्क डन। तो जब फोर्स एक तरफ, डिस्प्लेसमेंट एक तरफ, थीटा 180 कॉस 180 -1, तो यहां पे हमने बॉडी को सेम ऊपर की तरफ फेंका, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ऊपर की तरफ बॉडी, ऊपर की तरफ अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम पॉजिटिव, बट उसी केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है नेगेटिव होता है। सिमिलरली कोई पर्सन मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, बट फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लगती है वो कैसा वर्क डन करेगी, दोनों के बीच में एंगल अगेन 180, नेगेटिव वर्क डन। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन यूजिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो ये हमारे पास +1 में ज्यादा आता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व जब हम बनाते हैं दो तरीके से बनता है। हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, स्ट्रेट लाइन कर्व, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। बट दोनों ही केसेस में अगर हमें वर्क डन निकालना है वो कैसे निकाला जाता है, एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली यहाँ एरिया कैसा है, स्क्वायर है, साइड इंटू साइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो OS है इंटू साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी फोर्स AO, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमें वर्क डन देगा। यहां क्या बन रहा है हमारे पास ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम लगाएंगे तो हम इजीली जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्स ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कैसे वर्क डन करती है हमारे पास, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स लग रही है अपवर्ड, वेट है उसका mg डाउनवर्ड, और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रही है मान लो s, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज mg, और साथ में डिस्प्लेसमेंट है s की जगह हाइट h ले ले तो बन जाएगा mgh। अब यही अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, जो ग्रेविटी के साथ डायरेक्शन है तो g पॉजिटिव होता है, अगेंस्ट क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम वेदर द बॉडी कम्स डाउन, चाहे वो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन से जा रही है, चाहे वो स्टेयर से आ रही है, चाहे वो लिफ्ट से आ रही है, तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या आएगा mgh आएगा। अगर बॉडी जो है वर्टिकल हाइट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो कितना हो जाएगा -mgh। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स। तो वर्क डन क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स क्या है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर, SI यूनिट बन गया जूल। पहली बार जब कोई यूनिट पढ़ते हैं नया डिफाइन करते हैं तो उसको वही डिफाइन करते हैं जहां पहली बार जिस फॉर्मूले में पढ़ा, तो यही पढ़ा। तो 1 जूल कितना होगा जब 1 न्यूटन फोर्स होगी और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगी, तो अपने आप वर्क डन 1 जूल होगा। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। इसमें बड़े यूनिट्स है किलो जूल, किलो मतलब 10 पावर 3, मेगा जूल 10 पावर 6, गीगा जूल 10 पावर 9, तो ये हायर यूनिट्स हो गए। ऐसे ही CGS डिफाइन कर सकते हैं, पीछे किया था फोर्स में, न्यूटन का क्या है डाइन, तो यहां आ गया डाइन, मीटर का आ गया सेंटीमीटर, तो जूल का हमारे पास क्या बन जाएगा अर्ग बन जाएगा। फिर से 1 अर्ग 1 डाइन 1 सेंटीमीटर। तो 1 erg of work is said to be done when a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction. Next, relationship between joule and erg. तो 1 joule is कितना 1 न्यूटन into 1 मीटर, 1 न्यूटन is 10 पावर 5 dyne, और हम बोल सकते हैं 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल कितना होता है
10 raised to the power 7 relation between SI unit and CGS unit. Next, work done in terms of velocity, initial and final velocity. ये एक हमारे पास PYQ है again. Work done क्या है? Force into displacement. Force mass into acceleration होती है. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन थी. तो हमने जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया तो वो आ जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2s और एक s इधर है तो ये कैंसिल होके हमें क्या दे देगा? हाफ m v² माइनस u². जब भी दो वेलोसिटीज गिवन है, इनिशियली बॉडी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर चेंज होके दूसरी वेलोसिटी हो गई, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट, अब PYQs इन्हीं पे बेस्ड. A force F moves a load from A to C as shown in figure. For the calculation of the work done, which of these lengths would you use as the displacement? तो जहां हुई है डिस्प्लेसमेंट हुई है फोर्स के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है? AC, तो 5. Next, a man having a box on his head climbs up a slope and another man having an identical box walks the same distance on a leveled road. Who does more work against the force of gravity and why? तो अगर कोई पैदल चल रहा है और हमने बोला लेवल्ड रोड पे वर्क डन कितना होता है, पीछे किया 0 वर्क डन का एग्जांपल था ये, तो उसका तो वर्क डन 0 ही है. तो एज कंपेयर टू लेवल्ड रोड जो स्लोप पे जा रहा है वो ज्यादा वर्क डन करेगा. A force is applied on a body of mass m given है, moving with a velocity u given है, body attains a velocity v given है, टाइम 2, कैलकुलेट द वर्क डन. आगे जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम कर लेंगे तो ये क्वेश्चन और भी मॉडिफाई हो जाएगा कि जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन गिवन हो, जब भी चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन गिवन है, ऑलवेज अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहाँ पे है तो वही फॉर्मूला. वर्क डन क्या आएगा हमारे पास? हाफ m, पीछे भी किया अभी, v² माइनस u². तो हाफ ठीक है, m हमारे पास कितना आ गया? 20. v का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 50, 2500 माइनस 1600 विच इज 900. तो ये 900 हो गया, ये है तो 9000 जूल. तो ये वर्क डन आ जाएगा. नेक्स्ट, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स. स्टेट 2 कंडीशंस. अगेन फिर से वही, अंडर विच द वर्क डन कुड बी 0. तो या तो S0 या थीटा 90. ये दो कंडीशंस है हमारे पास कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो भी वर्क डन 0 है, और अगर हम बोले थीटा जो है हमारे पास 90 है तो भी क्या हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा. नेक्स्ट, पार. तो हमारे पास सेम है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. फिजिक्स में जब भी हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं? रेट ऑफ दैट थिंग. हमारे पास अगर हम करें एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन. तो यहाँ पे वर्क कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. वो पावर डिफाइन करेगी. तो वर्क डन अपॉन टाइम, उसको हम mgh अपॉन t भी लिख सकते हैं. mgh अपॉन t आगे आएगा हमारे पास कैसे है? पोटेंशियल एनर्जी. और हाफ mv² माइनस u² क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी है. तो वर्क डन अपॉन टाइम, SI यूनिट वर्क डन का जूल अपॉन सेकेंड क्या बन जाएगा? वॉट. हायर यूनिट्स, किलोवाट 10 पावर 3, मेगावाट 10 पावर 6, गीगावाट 10 पावर 9. स्मॉलर यूनिट्स ऑफ पावर तो मिली -3, माइक्रो -6 होता है. तो ये रिलेशन हमें याद करने हैं. किलो कितना है? 10 पावर 3, किलो मेगा गीगा 369, किलो मेगा गीगा 369 हो जाएगा ये हमारे पास. मिली 10 पावर -3, माइक्रो म्यू बोलते हैं सिंबल को, 10 पावर -6 वॉट. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन अगेन SI एंड CGS यूनिट्स. किसके? पावर के लिए लेते हैं. तो 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड, जिसको हम जूल को लिखते हैं 10 पावर 7 अर्ग. सेकेंड इनवर्स ऐसे ही रखा. तो ये हमारे पास SI टू CGS कन्वर्जन होगी. एक बड़ा हायर यूनिट है जो हायर लेवल पे यूज किया जाता है, हॉर्स पावर. कितना होता है? 746 वॉट, या हम बोल सकते हैं 0.746 किलो वॉट. नेक्स्ट आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर. तो जो फॉर्मूले में है उन्हीं पे डिपेंड करेगा. किस पे? एक तो वर्क डन हो गया, दूसरा हमारे पास टाइम हो गया. तो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स
टाइम टेकन बाय द सोर्स, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय डिस्टेंस s, तो हमारे पास पावर कितनी होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। ये रिलेशन है बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो सेम पावर वर्क डन अपॉन टाइम पीछे किया, वर्क डन अपॉन टाइम हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। अब फिर से अभी हमने सीखा अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक स्केलर हो तो वो डॉट प्रोडक्ट देता है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, P इज F वेक्टर डॉट V वेक्टर, मतलब हटा के क्या आएगा, FV cos थीटा। क्रॉस में जब वेक्टर इंटू वेक्टर इज वेक्टर साइन थीटा, वेक्टर इंटू वेक्टर इज स्केलर तो cos थीटा। अब एनर्जी, तो इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, जितनी एनर्जी होगी उतना काम करेंगे आइडियली। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है हमें पता है, तो वर्क डन कितना होता है, 0। मतलब अगर थीटा 90 है तो देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क डन का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है, जूल। CGS कितना हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, लार्जर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो 1 वॉट आवर। वॉट कितना होता है, जूल पर सेकेंड। आर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स। तो बेसिकली ये क्या हो सकता है, 36 सेकेंड से सेकेंड कैंसर, 3600 जूल। तो 1 वॉट आवर है क्या, जब हमारे पास हम जो एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, एनर्जी स्पेंड बाय सोर्स ऑफ पावर, जब वो 1 वॉट स्पेंड करेगा इन 1 आवर, वो बन जाएगा 1 वॉट आवर। सेम यूज कर लो एक्सप्रेशन। अगर एनर्जी स्पेंड बाय सोर्स ऑफ पावर इज 1 किलोवाट, मतलब अगर वो 1 किलोवाट स्पेंड करेगा इन 1 आवर तो बन जाएगा किलोवाट आवर। अगर 1 वॉट 1 आवर में स्पेंड कर रहा है वॉट आवर, 1 किलोवाट 1 आवर में स्पेंड कर रहा है 1 किलोवाट आवर। रिलेशन 3600 जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट है अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कौन से हैं हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम वाटर लेते हैं, 1 ग्राम पानी को हमने गर्म करना स्टार्ट किया, अब हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया बाय 1 डिग्री सेल्सियस, आइडियली होता है 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी एनर्जी यूज हुई, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कितने पानी का, 1 ग्राम पानी का, कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको बोलते हैं 1 कैलोरी, जिसका हमारे पास रिलेशन है 1 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल भी बोलते हैं, या 4.18 जूल। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करना है, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कितना आएगा, रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट मैकेनिकल, तो मैकेनिकल क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन काइनेटिक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। फिर से मैकेनिकल एनर्जी सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक किसकी वजह से, मोशन की वजह से, पोटेंशियल किसकी वजह से, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल का आ गया mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 2 तरह से है, वैसे तो तीसरी भी होती है बट अभी के लिए 2। पहली कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, हाइट के विद रिस्पेक्ट टू चेंज है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू चेंज है। हमने एक बॉडी ली, हम उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव करवा रहे हैं, कितनी हाइट पे, h से, तो वर्क डन कितना हो रहा है। फिर से अगर हमने इसको मूव करवाया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, मान लो B से A ले आए इसको हम, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितनी लग रही है, वेट इज mg, तो mg इंटू h, तो बन जाएगा mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो एनर्जी बॉडी पोजेस कर रही है, जो उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जो बेसिकली स्प्रिंग्स में होती है।
एनर्जी possessed by a body in the deformed state due to change in its shape and size. तो एक पोजीशन की वजह से है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है. तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप एंड साइज. स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को वापस लेके गए, कंप्रेस कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग क्या कर रही है, अपनी शेप एंड साइज चेंज कर रही है. तो यहाँ पे कंप्रेस्ड स्प्रिंग, अ बेंट बो, ये हमारे पास किसके एग्जांपल्स हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के. एक और होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्जेस के बीच में लगती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से है. तो पहली है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब नाम से क्लियर है कैसा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन. तो जो एनर्जी पोजेस करेगी बॉडी व्हेन फोर्स अप्लाइड कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन. कार मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ट्रांसलेशनल. लेकिन हो क्या रहा है, मोशन हो रहा है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी जो है रोटेशन में, जो बॉडी व्हील है, कोई स्पिनिंग व्हील है हमारे पास, या फिर रोटेटिंग व्हील, स्पिनिंग टॉप, रोटेशन के टाइम पे यूज होगी. तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट आ गई वाइब्रेशनल. तो वाइब्रेशंस की वजह से, तो जो भी एनर्जी हमारे पास बॉडी, हमने एक वायर ली, उसको हमने दो पोजीशन से फिक्स कर दिया, अब हम उसको बीच में से प्लग कर रहे हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है, वो जो एनर्जी होगी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो है वाइब्रेशनल. नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाइट के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो पोजेस होगी पोटेंशियल एनर्जी. मोशन वेलोसिटी आ गई, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी. तो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी है मान लो 0, हमने इसको फोर्स लगाई F, बॉडी डिस्प्लेस कर गई बाय एन अमाउंट s. चेंज इन वेलोसिटी हुआ, 0 से v पे जा रही है, तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होगी. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां से यहां उसको डिस्प्लेस करवा दिया. कैसे करवाया, फोर्स लगाई इन द डायरेक्शन ऑफ, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है. तो वर्क डन इज F इंटू एस. तो Fs है फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. अब हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है. फिर से हम यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमने इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की बात की, u की, v की, a की, s की. टाइम की कहीं बात नहीं की है. तो सेट बनाओ, इन सबको यूज करके कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है. फर्स्ट में t आता है, सेकंड में t आता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं है. तो v² माइनस u² इज 2as, वेर u इज 0. एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव ले रहे हैं -a, तो मींस हम क्या ले रहे हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की v है, और दूसरे केस में हम क्या बोल रहे हैं कि हम उसको रेस्ट पे लेके आ रहे हैं. तो अगर हम रिटार्ड कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास माइनस हो जाएगी. एक्सेलरेटिंग मोशन भी हो सकता है, रिटार्डिंग मोशन भी हो सकता है. तो मींस हमने इनिशियल ली थी v और फाइनल है u, वैल्यू पुट कर दी, रिटार्ड हो गई तो -a, तो s की वैल्यू फाइंड की आ गई v²/2a. जैसे यहां पुट करेंगे हाफ mv². काइनेटिक एनर्जी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लीनियर मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या है, अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी. मूविंग बॉडी है, कितना मोशन पोजेस कर रही है. तो हमारे पास हम कंसिडर करते हैं बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. हमें रिलेशन निकालना है मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी. मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, p से, और जनरल फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. k और p के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. तो k इज हाफ mv², p है mv, v की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, p/m, यहां पुट कर दिया, तो रिलेशन आ गया k इज p²/2m. कितना आया, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m. अगर मोमेंटम, दो केस ले रहे हैं इसमें हम, एक केस में हम काइनेटिक एनर्जी सेम कर देंगे, एक केस में हम मोमेंटम सेम कर देंगे. तो फॉर सेम p, what will be the ratio of kinetic energies of two bodies? दो बॉडीज ले ली, p²/2m, p²/2m, मोमेंटम इज सेम, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, mv/ma. अब डिपेंड करता है कौन सा मास बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके कंपैरिजन में हम काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे. तो मान लो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ka is inversely proportional to ma. if this is larger
इनवर्स है, एनिमीज है, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो के बी इज ग्रेटर देन के ए। सिमिलरली फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, तो पी स्क्वायर इज 2mk, यहीं से लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज 2mk। तो 2mk आ गया, के कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहां भी अगर एम ए बड़ा है एम बी से, बट दिस टाइम पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। तो अगर ये बड़ी वैल्यू है तो ये भी क्या हो जाएगी, बिगर। तो यहाँ मोमेंटम किसका बड़ा होगा, ए का बी से। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, mgh, काइनेटिक एनर्जी आई थी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम k इज p² by 2m। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैंने पहले बोला वेन एवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो बिना सोचे वर्क डन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पीछे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है, अगर हम सेम एक्सप्रेशन में यहाँ पे v जीरो ना करके, मतलब u और v की दोनों की वैल्यूज ले लेते हैं, किसी को जीरो ना करें, तो यही सेम फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है v² माइनस u² अपॉन, कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ mv² की जगह आ जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज का जब डिफरेंस आता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही बोल रही है वर्क एनर्जी थ्योरम, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। तो वर्क डन इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम फॉर्मूला ले सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो बहुत फॉर्म्स है हमारे पास, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। डायनामो मींस जनरेटर, जनरेटर होते हैं एसी डीसी हमारे पास। तो जनरेटर की बात हो रही है, वो मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टरबाइंस हैं, टरबाइन से हम पानी फॉल करवाते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, वही मैकेनिकल एनर्जी जो है, जब वो फॉल करेगा, फॉलिंग वाटर है, उससे हम क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। रिवर्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, घरों में जो मोटर होती है, पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल है, स्विच ऑन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उससे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, आयंस, हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, गीजर्स, हीटर्स, तो हमारे पास अवंस, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल से हम हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हीट टू इलेक्ट्रिकल, तो थर्मोकपल है हमारे पास, यहाँ दो जंक्शंस होती हैं, दोनों जंक्शंस डिफरेंट मेटल्स की हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं। दो जंक्शन, दो डिफरेंट मेटल, दो डिफरेंट मेटल्स हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो एक हायर टेम्परेचर, एक लोअर टेम्परेचर, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हीट से हम क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल टू साउंड, लाउड स्पीकर्स, वहां से हमारे पास क्या है, साउंड जनरेट हो रही है। साउंड टू वापस इलेक्ट्रिकल, माइक्रोफोन्स बोलेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, किसी भी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है किस में कन्वर्ट होंगे, चार्जिंग हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। सिमिलरली किसी सेल को यूज में ले आएंगे, सेल को यूज करना स्टार्ट किया, तो केमिकल वापस किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। लाइट करते हैं कैंडल को, तो कैंडल में केमिकल है, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। रिवर्स, लाइट को प्लांट्स पे फॉल करवाया, फोटोसिंथेसिस हो गई, तो लाइट से वापस क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। बल्ब जल रहा है, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। फोटो सेल्स, जब सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स कुछ यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सोलर है, एनर्जी है साथ में, तो बेसिकली लाइट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो सेल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अ लाइट बॉडी ए एंड अ हैवी बॉडी बी। तो बेसिकली क्या है इसमें, जो A है उसका मास जो है हमारे पास कम है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ B, हैव सेम मोमेंटम, तो मींस PA इज इक्वल टू PB। नाउ चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A, तो मींस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन है P² by 2m, तो KA PA
ma. Similarly kb pb square by 2mb. तो यहां से ये कैंसल विच इज mb by ma. कौन सा मास बड़ा है? b. ये बड़ा है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? बड़ी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ B. ये डायरेक्टली है तो Ka इज ग्रेटर देन Kb. नेक्स्ट, if the ratio of kinetic energies of A and B is 5:2, then which of the following gives the masses? अब काइनेटिक एनर्जी की रेशियो दे रखी है तो Ka by Kb which is P square by 2m. तो P तो सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या आता है? mb by ma. तो mb मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मास ऑफ A. काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5:2. तो हमें निकालना है which of the following gives the ratio of the bodies respectively. रिवर्स कर दो, 2:5 हो जाएगा. नेक्स्ट, a body of mass 50 kg has a momentum P इतना. तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है, वो कितना होता है? P स्क्वायर बाय 2m. K कितना है? P स्क्वायर बाय 2m. K कितना है? P स्क्वायर बाय 2m. P की वैल्यू और 2m तो 2 इंटू 50 और P की वैल्यू है 3000 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 9 10 पावर 6 250. तो अगर हम इसको लिखते हैं 10 पावर 5 इंटू 10 कैंसल. अब सॉल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास फिर से 10. तो 9 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10. तो 90,000 बेसिकली जूल. वेलोसिटी, मोमेंटम गिवन है P इज इक्वल टू mv लगा लो. तो P इज mv मतलब V कितना होगा? P बाय m. तो P हमारे पास कितना है? 3000 डिवाइडेड बाय m कितना है? 50. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी आ जाएगी 5660 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है a car of mass 120 kg m is moving at a speed u and it accelerates to a speed v. तो u को पहले कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते. 18 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई करो 5/18. आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में. तो 5 मीटर पर सेकेंड. अगला है 54, अगेन किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, 5/18. तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. अब वर्क डन पूछा है तो मैंने जब भी बोला चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा, वर्क डन इज हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ m कितना है? 120. v का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर माइनस 25. ये हो जाएगा 225. 200 आ जाएगा 200 और इंटू कर लो, नहीं 15 मल्टीप्लाई 5 5 25 5 7 यस 225 200. तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं 260 तो बेसिकली इतना हमारे पास जूल वर्क डन होगा. नेक्स्ट पावर निकालनी है तो वर्क डन अपॉन टाइम कर दो, 5 कर दो. तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? पावर आ जाएगी वॉट में. नेक्स्ट है एन इंजन कैन पंप 30,000 लीटर ऑफ वाटर टू वर्टिकल हाइट ऑफ 45 मीटर इन 10 मिनट. क्या गिवन है? हमें वॉल्यूम चाहिए मीटर क्यूब में, कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 30,000 है, 1000 का 1 मीटर क्यूब बनता है. तो कितना बन जाएगा? 30 लीटर का मीटर क्यूब बन गया. टू वर्टिकल हाइट h गिवन है, टाइम 10 मिनट्स गिवन है. कैलकुलेट द वर्क डन. तो वर्क डन इज mgh. हाइट पे है, हाइट पे मूव करवा रहे हैं, mgh 30. अब m तो गिवन नहीं है तो डेंसिटी गिवन है. तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. पुट कर दो. तो डेंसिटी 10 पावर 3, मास 30, g हमें ले लेना है 9.8 और h है 45. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा जूल में. अब इसी में से पावर निकालनी है तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम कर दो. टाइम है 10 मिनट्स तो 60 इंटू कर दो तो सेकंड्स में बन गया. तो ये सॉल्व करके हमारे पास जूल में क्या आ गई? पावर आ गई. नेक्स्ट, अ बॉडी P has a mass of
mass of 20 kg is moving with velocity m given है, u given है और velocity body mass m2 given है और velocity given है. Ratio of momentum, तो p of p to p of q which is mass of p into velocity of p, mass of q, velocity of q. तो mass of p is 25. 20 into 5 means 100. 5 into 20. तो सेम ही है 1:1. Kinetic energy of P half mass of P Vp square. तो half mass of P is 20. ये है 25. 10 to 50 जूल. नेक्स्ट, a body has kinetic energy. फिर से K गिवन है और मास गिवन है, वेलोसिटी पूछा है. तो एक चीज तो पता ही है, K पता है, P स्क्वायर पता है, निकालना है. अगर मोमेंटम निकालना है तो ये लगाएंगे, वेलोसिटी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. सेट बनाओ हमेशा. क्या पूछा है? K दे रखा है, M दे रखा है, V पूछा है. तो हमें पता है K M V का तो एक ही फॉर्मूला है, K इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो फॉर्मूला लगाएंगे तो M आ जाएगा, V आ जाएगा. तो V स्क्वायर कितना होगा? 2K बाई M. तो V इज 2, K कितना है? 2500. मास है 500 मीन्स 0.5. अगेन ये हो जाएगा. तो 5,000. 10,000 मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड. V आ गया. अब P स्क्वायर बाय 2M. तो P की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो होगी 2MK. तो P स्क्वायर विल बी 2M इंटू K. 2 मास कितना है? फिर से 0.5. और काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी है 2500. तो 2500 ये हटाएंगे और ये कैंसल. 25 5 125. 125 इंटू 5 125 10 कर सकते हैं, सीधा ही आ जाएगा 2500. मोमेंटम है, रूट करेंगे तो 50 kg मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास ये भी डन. नेक्स्ट तो सेम ही क्वेश्चन हो गया. अ मूविंग बॉडी वेइंग 400 न्यूटन. तो बेसिकली ये क्या है? फोर्स है, मींस वेइंग mg है. तो इसका काम क्या है? अगर कहीं भी फोर्स एक्सेलरेशन दे रखी है तो मास तो निकल ही जाएगा. तो यहाँ फोर्स और ग्रेविटी दे रखी है तो m विल बी f बाई g. तो f है 400, g बोला है 10 ले लो, तो वो आ गया 40 kg. नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी. तो k हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है. तो v स्क्वायर इज 2k बाई m. तो 2 500 और k बाई m इज 40. तो ये हो जाएगा 2 2 25. तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड. लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास. अ मेटल बॉल ऑफ मास 60 ग्राम falls on a concrete floor from a vertical height 2.8 meter. M given है 60 ग्राम, 1000 से कर दो 0.06. और कंक्रीट फ्लोर फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट इतना एंड रीबाउंड्स. तो आ रही है और वापस जा रही है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं. फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे हमारे पास जो मेटल बॉल है उसका मास इतना है, हाइट h1 दे रखी है, सिमिलरली h2 दे रखी है. तो हम k1 निकाल सकते हैं, जो एनर्जी हमारे पास टॉप पे होगी. टॉप पे क्या होगी? हमारे पास हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आगे करेंगे ये हम. काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम हो जाती है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है अगर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो काइनेटिक एनर्जी भी उतनी हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी mgh1. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी 2 जब बॉल रीबाउंड कर रही है तो यहां जितनी पोटेंशियल है ग्राउंड पे आके उतनी हमारे पास क्या होगी? काइनेटिक, मतलब वो हिट करने से पहले. तो एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली ये है. नहीं सेम नहीं, जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है नीचे जाके हमारे पास जब बॉल जो है वो जाके जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उससे जस्ट पहले हमारे पास उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी. क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है.
तो लोएस्ट पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि सेम है। तो कितनी आ जाएगी mgh1 और mgh2। तो यहाँ mgh1 कितना है, m इज 0.06, g 9.8 ही लेना पड़ेगा और h कितना है 2.8। नेक्स्ट है mgh2, तो m अगेन 0.06 इंटू 9.8 इंटू 1.3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्या देगा ये हमें, 0.06, 6 डिवाइडेड बाय 100, 9.8, 10, 2.8 इज 28, 10। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आने वाला है, 98 इंटू 6 इंटू 2.8। तो बेसिकली 98, 28, 64, 72, 8, 16, 19, 4, 10, 17, 2, 7, 4, 4 इंटू 6। तो 6 4 are 24, 24, 25, 26, 42, 43, 44, 88। तो बेसिकली 2.84 समथिंग, तो ऐसा कुछ आ रहा है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो सेम हमारे पास ये आ गया इतना। तो 98 इंटू 13 और 6, तो 98 इंटू 13 और साथ में हमारे पास है 6, 13, 6, 78। तो 98 इंटू 78 कर सकते हैं और 64, 64, 8, 56, 63, 764 करके, तो मीन्स 0.76 जाएगी वैल्यू इसकी हमारे पास। तो जब हम दोनों को माइनस कर देंगे वो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स K2 माइनस K1 या P2 माइनस P1 हम यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। स्विच ऑन किया तो मैकेनिकल एनर्जी है, वही मैकेनिकल एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास हीट में, लाइट में कन्वर्जन हो रही है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, फिर फर्दर लाइट और हीट में कन्वर्ट होगी। तो बेसिकली जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉल ली, उस बॉल को हमने ऊपर से नीचे फेंका। तो जब हमने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका है, कितनी हाइट है h, तो हाइट जो हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, बट हाइट पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh। बी पॉइंट पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने बोला मान लो वेलोसिटी है v1, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी हाफ एम वी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम v1 स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जब भी काइनेटिक एनर्जी के लिए हम डिस्टेंस लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी में डिस्टेंस वो लेंगे जहां से बॉडी ट्रेवल कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस हमेशा हम कहां से लेंगे, ग्राउंड से। अब काइनेटिक एनर्जी में डिस्टेंस तो आता नहीं, बट अभी हम यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस कहां से आएगा, हमेशा ग्राउंड से। तो बॉडी कहां पहुंची है, बी पॉइंट पे पहुंची है, तो डिस्टेंस कितना होगा mg, और ग्राउंड से कितना है h माइनस एक्स, ये है h माइनस एक्स, तो यहां आ गया h माइनस एक्स। हमें क्या निकालनी है, मैकेनिकल एनर्जी। किसकी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की। तीनों पोजीशंस पे मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी आई थी mgh, क्योंकि ये 0 थी। सेकंड में आई है mg, अगर हम डिस्टेंस ले यहां से यहां तो कितना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए mg h माइनस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस हमेशा ग्राउंड से। काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम v1 स्क्वायर, इसको हमें कन्वर्ट करना है mg x या h की फॉर्म में लेके आना है। तो जब हम यहां लगाएंगे फिर से थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a
s, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, तो v1 स्क्वायर इज 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, हम किस में पुट करने वाले हैं वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी में। कौन सा डिस्टेंस लेना है, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई, तो जर्नी कहां से स्टार्ट हुई है, हमारी ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो 2g हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा x। तो जब हम v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा mgx। तो यहाँ पे v पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्टेंस इतना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है, तो v1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2gx। ये इक्वेशन यूज करके जब हाफ एम v1 स्क्वायर में पुट करेंगे तो कितना आ गया mgx। तो u कितना है mgh माइनस x। अब दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करते हैं तो mgh माइनस mgx, और ये वाला हमारे पास mg काइनेटिक एनर्जी थी mgx, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया mgh रह गया। नेक्स्ट एट पॉइंट c, तो जब हम c पे ले रहे हैं तो c पे हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, s कितना है h के इक्वल है, a कितना है g के इक्वल है, तो v स्क्वायर कितना आ गया, फिर से 2gh। सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाल रहे हैं, तो जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, a से c, कितना डिस्टेंस h, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया h, तो फिर यहाँ पुट करेंगे, यहाँ s की जगह आ जाएगा h, तो ये आ गया 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी में पुट करो तो 2gh जब हम पुट करते हैं ये आ जाएगा mgh, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस कहां से लेना है, हमेशा ग्राउंड से, तो ग्राउंड से डिस्टेंस कितना हो गया, हाइट 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तीनों पोजीशंस पे क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। तो ये सेम चीज वही बताता है, पेंडुलम है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0, हम इसमें काइनेटिक एनर्जी देंगे, वेलोसिटी देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी, ये मीन पोजीशन है, जब हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, यहां जाके काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, रह गई पोटेंशियल एनर्जी, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। सिमिलरली इस तरफ, तो हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी है कितनी, टोटल कांस्टेंट है mgh, टोटल तो हमेशा कांस्टेंट है। जब हम बात करते हैं हमारे पास हाइट की, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास कौन सी एनर्जी है, हाईएस्ट पॉइंट पे है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हमारे पास हाइट बढ़ेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे हाइट कम होगी, जैसे जैसे हाइट कम होगी, बॉडी नीचे को आएगी, तो हमारे पास कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और मिड में क्या है, मिड में दोनों जो है वो हाफ हाफ है, हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल। तो ऊपर हमारे पास क्या थी, काइनेटिक 0 थी और सिर्फ पोटेंशियल थी mgh, यहां हमारे पास काइनेटिक हो गई mgh और पोटेंशियल हो गई 0। तो वही चीज यहाँ पे है कि हाईएस्ट टोटल तो पोटेंशियल हमारे पास, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है mgh, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाफ पे जब मिड पे आ गए तो हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, हाइट आ गई तो वहां पे हमारे पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक कितनी हो गई, काइनेटिक डिक्लाइन होके नीचे को 0 आ गई है। तो ये सेम चीज उन्हीं वैल्यूज को डिफाइन करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉल ऑफ मास, मास है 200, मीन 0.0 डिवाइड किया तो 0.2 kg। From a height h है 5 मीटर, what will be its kinetic energy when it just reaches the ground? तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, जितनी उस पॉइंट पे कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो mgh 0.2, 9.8, h is 5। तो यहाँ पे मास था 200 ग्राम, उसको हमने कन्वर्ट किया केजी में। फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, यहां से यहां गिर रहा है। What will be its kinetic energy when it just reaches the ground? तो जितनी यहाँ पोटेंशियल थी उतनी यहाँ पे आके हमारे पास काइनेटिक बन जाएगी। यही तो सीखा अभी। तो mgh सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जूल में। नेक्स्ट, अ स्प्रिंग इज kept compressed by a small trolley of mass इतना lying on a smooth horizontal surface. When the trolley is released, हम रिलीज किया, it is found to move at a speed of 2 meter per second. What potential energy did the spring possess when compressed? तो जो एनर्जी स्प्रिंग के पास है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास है, वो इसमें यूज होगी काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द ट्रॉली।
जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है वही तो जाके काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम भी दे रखा है 0.5 है, v इज 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 1 जूल। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट। मास 0.2 आ गया, फिर से कितनी हाइट से, 15 मीटर से, h। When the body reaches 10 मीटर above the ground, यहाँ पे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, मास दे रखा है 0.2, g है 10, h है 15, तो ये हमारे पास आ गया 30 जूल। तो एनर्जी है 30 जूल। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस 10 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमारे पास बॉडी रीचेस 10 मीटर अबव द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 30 joule. The gain in kinetic energy of the body when it reaches 10 meter above the ground. अब कितना गेन होगा, जितना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, यही तो हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल है, तो वही पोटेंशियल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल जो है वो लूज हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, चेंज इन गेन इन काइनेटिक इज लॉस ऑफ पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं mg, हाइट कितनी होगी, डिफरेंस, ये 15 है, ये 10 है, तो कितना रह गया, 5 मीटर। तो m है हमारे पास 0.2, g है हमारे पास 10 और ये है 5, तो ये आ गया 10 जूल। नाउ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट विल पोजेस व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ऊपर जितनी थी उतनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास अगर 30 है तो लोएस्ट पे भी 30 होगी, तो यस 30। द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड विद विच द बॉडी विल हिट द ग्राउंड इज। तो बॉडी जिस वेलोसिटी से बॉडी हिट करेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और नीचे आने पे कितनी एनर्जी थी, 30, तो ये 30 इंटू 2 इन डिवाइडेड बाय मास 0.2, तो ये आ गया v का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 0 2 0, तो v विल बी अंडर रूट 300, 10√3। Next, the figure below shows a simple pendulum of mass 200 gram. It is displaced from position A to B. The potential energy at point A is 0. यहाँ potential energy 0 है. At the position B, the pendulum bob is raised by 5. Potential energy at B निकालनी है, mgh. तो m is 0.2, g is 10 और h is 5. फिर से कितनी आ गई, 10 जूल। यहाँ 10 जूल है। What is total mechanical energy at point C? Total mechanical तो सेम ही होगी, जो हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल है 10 जूल। What is the speed of the bob at position A? तो वही 10 जूल is again half mv square. तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, 2 into 10 divided by mass is 0.2. तो ये 400 means 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए बेटू, बाय।